जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस एंड रिसर्च की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने झील कवर कर ली थी और आज का हमारा टॉपिक है हिमनद और हिमानिया, जिसको हम इंग्लिश में ग्लेशियर भी कहते हैं। मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके भी नए बैचेज आने वाले हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के ही, तो आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं विदाउट कुछ फीस पे किए, तो उनके लिए बस बहुत आसान सा रास्ता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए यानी शेयर कीजिए। बस, अगर आप सभी का साथ मुझे बेहतर ढंग से मिला तो मैं पूरा का पूरा कोर्स इसी यूट्यूब में ही करवाऊंगा। ठीक, और हमारा टारगेट रहेगा कि 1 साल के अंदर हम कोर्स खत्म कर लें और 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको रिवाइज करवा दें, तो जिससे आपका एग्जाम को क्रैक करने का जो टारगेट है वो थोड़ा सा और बेहतर लेवल पे पहुंच जाए। और जो लोग हमारी वीडियोस के माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं, जो अलग बुक नहीं प्रेफर करना चाहते, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अदर राइटर की बुक की जरूरत है। ये आपके लिए इनफ है। हिमानिया हिमानी या हिमनद अंग्रेजी में इसे ग्लेशियर भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। तो दोस्त, जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते होंगे उन लोग को पता होगा कि या फिर जो गए होंगे जम्मू कश्मीर की तरफ जहाँ पे बर्फबारी होती है, जो बर्फ होती है वो पाउडर के फॉर्म में गिरती है। और जहाँ पे मतलब लोग वगैरह नहीं होते, बहुत टाइम तक बर्फ गिरती है, इकट्ठा होती रहती है। ठीक, तो वो एक टीला बनने लगती है। ठीक, एक पर्वत का आकार लेने लगती है और जैसे वो लैंड फॉर्म में है, मान लो अगर वो ढलान में गिर रही है तो वो धीरे धीरे फिर खिसकना शुरू हो जाएगी। ठीक, जिस तरह वो लैंड है उसी की तरह यानी उसका अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवहमान हो जाएगी। ये सेम चीज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पृथ्वी पर 99% हिमानियों ध्रुवों और ध्रुवीय हिमचादर के रूप में है, जिसके अलावा गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनद को अल्पाइन हिमनद कहा जाता है और ये उन ऊंचे पर्वतों के सहारे पे पाए जाते हैं जिन पर वर्ष भर ऊपरी हिस्सा हिमछंदित रहता है, यानी वर्ष भर वो बर्फ से ढका रहता है। अब देखते हैं दोस्त, हिमानी द्वारा जो स्थल जो स्थल स्वरूप का निर्माण होता है वो क्या होते हैं। हिमानी के अपादन कार्यों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिम अधिकतर भूमि की रक्षा करता है, जबकि अन्य के अनुसार हिमानी अपर्दन करती है। वास्तव में हिमानी दोनों ही कार्य करती है। जब तक हिम गति में नहीं रहती, तब तक भूमि की रक्षा करता है, तथा जब वह प्रवाहित होने लगती है तब वह अपर्दन कार्य शुरू कर देती है। अब देखते हैं हिमानी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। उत्पाटन। ठीक, हिमानी की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के टुकड़े गतिशील हिम के साथ फंसकर आगे खिसकते रहते हैं और इसे उत्पटन क्रिया कहते हैं। ठीक, अपघर्षण। हिमानी की अधिकांश अपरदन कार्य अपघर्षण की विधि से ही होता है। अकेले हिम में अपरदन की अधिक क्षमता नहीं होती। जब इसमें उत्पटन द्वारा शिलाखंड एवं कंकड़ पत्थर जुड़ जाते हैं तो वह घाटी की तली व पांव को रगड़ने व खरोचने लगते हैं। अपरदन कार्य में हिमानी से पिघला हुआ जल भी सहायता करता है। तो दोस्त इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक सेकंड। तो दोस्त, जैसे आप देख रहे होगे ये पत्थर, ये टूट के हिमानियों की वजह से जो पर्वत से टूट के अलग हो रहे हैं। ठीक, और फिर ये बर्फ के साथ ही हो जाएंगे। ठीक, जब ये बर्फ के साथ घर्षण करेंगे, ठीक, पर्वत में, तो ये खरोचने लगेंगे उसको। ठीक, उसका अपरदन करने लगे, क्योंकि अकेले बर्फ ज्यादा उसमें शक्ति नहीं होती, वो ज्यादा कठोर नहीं होती। लेकिन जब उसके साथ पत्थर वगैरह मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी कठोर हो जाती है। ठीक, बड़ी बड़ी वैलीज और घाटियां इसी द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक,
वो धीरे धीरे जब पिघलने लगती है, उसके साथ कंकड़ पत्थर हो जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सन्नी घर्षण। ठीक, हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़ पत्थर व शिलाखंड आपस में भी रगड़ रगड़ होने से खंडित होते हैं। ठीक, एवं वो घिसते हैं। इस प्रक्रिया को सन्नी घर्षण कहते हैं। तो दोस्त, जो हिमानी के साथ जो पत्थर कंकड़ होते हैं, वो आपस में भी रगड़ते हैं और वो उसमें भी टूटते रहते हैं, यानी वो और बारीक से बारीक आकार लेते रहते हैं। ये सेम चीज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं शार्क किसे कहते हैं। शार्क, ठीक, हिमनद की घाटियों के शीर्ष भाग पर एक वृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका प्रवश या किनारा खड़ी ढाल वाला होता है। दूर से देखने में ये गड्ढे अर्धगोलाकार यानी रंगमंच की भांति दिखाई पड़ते हैं। प्रायः ये हिम से भरे रहते हैं। हिम के पिघल जाने पर इनका आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी की तरह दिखाई पड़ता है। तो दोस्त, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप। अगर आपको इसे देख के कुछ किसी कुर्सी को कोई कुर्सी याद आ रही हो, तो उसका कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये वर्ष भर इसमें बर्फ भरा रहता है, तो ये पूरा एक लेवल में रहती है। ठीक, जब वर्ष पिघल जाता है, तो ये कुर्सी की भांति हो जाती है गहरी। तितक्षण कटक या अरेत, पर्वतीय भाग में पहाड़ी के दोनों ओर के सार्क में एक दूसरे की तरफ सरकते रहते हैं, तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है। अत्यधिक अपर्दित होने के कारण नुकीली चोटी का विकास होता है और यह कंघी के दांतों के समान दिखाई पड़ती हैं। इस भाग को ही तितक्षण कटक कटक या अरेत कहते हैं। तो आप देख सकते हो, ये ऊपर की भाग की बात की जा रही है। ये देख लीजिए, अप डाउन है पूरा। ठीक, इसी को ये कंघी की भांति कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरिसंग या हॉर्न। पहाड़ी के परवर्ष पर कई शार्कों के मध्य में कठोर चट्टानों से बनते हैं, जो शार्कों के पिछले ढाल के निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटने और इनके शार्कों के बीच चट्टान के एक पिरामिड के आकृति की चोटी या नुकीले सींग की तरह बच जाने से बनते हैं। इस प्रकार की नुकीली चोटी को ग्रीशंक कहते हैं। स्विट्जरलैंड का मैनहट्टन विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हो, मान लो ये पहले इसका आकार कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक, ये थोड़ा सा और बड़ी रही होगी, पर वक्त के साथ ये पिघलने लगी। पर जो बहुत ज्यादा कठोर पर्वतीय भाग था, जो बहुत ज्यादा कठोर, ठीक, हिमानियां थी, वो जमी रह गई और वो कुछ पिरामिड की तरह दिखने लगी। अब देखते हैं निक्षेपण द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, ठीक, उनके बारे में। तो पहला हमारा है ड्रमलिन। हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों में ड्रमलिन द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। हिमानी के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदुरा होता है, परंतु दूसरा परवश मंद ढाल वाला होता है। तो आप देख सकते हो, ठीक, इसमें जब बहुत टाइम तक जो हिमानी होती इकट्ठा होने लगती है, तो कुछ इस प्रकार की आकार ले लेती है। ये एक तरफ ये ऐसे रहती है, ठीक, और एक तरफ इसका ढाल खड़ा होता है, ठीक, और एक तरफ इसका ढाल मंद होता है। इसकर हिम के पिघलने पर जलोढ़ निक्षेपण और विशेषकर बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के निक्षेपण से लंबे सार्क और लहरदार एवं किनारे तीव्र ढाल वाले टीलों का एस्कर कहते हैं। आप ये इमेज में देख सकते हो, एस्कर किस प्रकार दिखाई देते हैं।
ये जो आपको जो ये आकृतियां दिख रही हैं, ये कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें एस्कर ही कहलाती हैं। हिममोड़। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को बा, जब हिमनद बहा कर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेपण हो जाता है, उनको निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को ही हिममोड़ कहते हैं। तो दोस्त आप देख रहे हो कि अगर यहाँ से वो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाएगा तो ये मोड़ पे कुछ आके रुक जाएंगे यहाँ पे, ठीक, और कुछ ये सैंपल लैंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक, और जो उसकी धारा, एक बड़ी धारा आ रही थी, वो छोटी छोटी धारों में परिवर्तित हो जाएगी, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसी को कहते हैं हिममोड़। अब देख लेते हैं कि ये जो हिमानी ये पिघलती क्यों है। तो दोस्त इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो रही है। और आने वाले समय में कुछ विद्वानों का मानना है कि मुंबई जैसे जो तटीय शहर है वो डूबने की कगार में आ जाएंगे, और ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 30 से 40 सालों में ही, ठीक। और अगर हमको इससे बचना है तो हमें सीधी सी बात है कि पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी हम इससे बच सकते हैं। और जो बाकी मैं देखता हूँ कई जगह कि चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम जिस ग्रह में हैं अभी, ठीक, जहां पे हम जी रहे हैं, दो रोटी खा पा रहे हैं, उसको हम बचा लें, ठीक। चंद चांद और मंगल का तो पता नहीं अभी, क्योंकि यहाँ अभी तक सही से डिस्कवरी भी नहीं हुई, वो बहुत दूर की बात है। पर उससे ज्यादा कहीं हमको हमको अपनी पृथ्वी में ध्यान देना चाहिए और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री मिनिमम लगभग तक बढ़ने को देखने मिल रहा है। और 10 दशकों की अगर हम बात उठा के ले ले, पिछले सिर्फ 10 दशकों में 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पृथ्वी का तापमान, ठीक। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। अगर आप हमारी रिसर्च सीरीज में जाओगे तो जो अभी के जो लेटेस्ट वीडियो हैं, उसमें एक वीडियो में आपको ये अच्छे से बताया जाएगा कि तापमान कितना बढ़ा है, ठीक। तो चलिए आइए देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन और हिमनद। वैज्ञानिकों का दावा है कि समुद्र में 280 फीट ऊंची दीवार बनाने से नहीं पिघलेंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने नई तरकीब निकाली है। इसके तहत समुद्र में 980 फीट ऊंची धातु की दीवार बनानी होगी, जो पहाड़ के नीचे मौजूद गर्म पानी ग्लेशियर तक नहीं पहुंचने देंगे। इससे हिमखंड टूटकर समुद्र में नहीं गिरेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ने की कमी आएगी, साथ ही तटीय शहरों को डूबने का खतरा भी कम होगा। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में यह बताया गया कि 0.1 क्यूबिक किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक की धातु लगेगी, ठीक। अरबों रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे पहले इस तकनीक से दुबई का जुमेरा पार्क और हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था। दुबई के पास जुमेरा पार्क में बनने में 0.3 किलोमीटर धातु की दीवार बनाई गई थी, जिस पर 86 करोड़ रुपए का खर्च हुए थे, ठीक। 2016 में नासा के जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी ने बताया था कि पश्चिमी अंटार्कटिका में बर्फ की काफी तेजी से पिघल रही है, जो बर्फ है वहां पे काफी तेजी से पिघल रही है। पहाड़ के नीचे गर्म पानी भरना इसका कारण हो सकता है। तो दोस्त जो ये आइडिया है वैज्ञानिकों का, ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकली बहुत इसको करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उससे बेहतर है कि हम इसको अगर करते रहें और अपनी पृथ्वी के लिए हम कुछ अन्य बेहतर उपाय हमें 100% यकीन है कि कारगर होंगे, जैसे कि पौधे लगाना, थोड़ा पॉल्यूशन कम करना, एसी वगैरह जो उससे एसी फ्रिज से ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होती है, ठीक, उनको थोड़ा सा ठीक ढंग से उपयोग करना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें भी कोशिश करे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए, ठीक। जो बसें वगैरह हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक हो जाए, ठीक। ट्रेन तो जहां तक इलेक्ट्रिक हो ही रही है,
ठीक, भारत में लगभग तक एरियाज में अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी हैं, पर बस अभी बहुत भारी मात्रा में डीजल वाली ही यूज होती है। ठीक, तो थोड़ा सा उनको इलेक्ट्रिक बस हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रक हो गई, इलेक्ट्रिक वाली चीजों में ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि कम से कम इसकी प्राइस रखी जाए जिससे आम आदमी भी इसको उपयोग कर सके। अभी अगर हम देखें तो जो स्कूटी वगैरह आ रही है, ठीक, बाइक आ रही है, कार आ रही है, उनकी रेंज बहुत कम है और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो लोग उनसे लेने में कतराते हैं और उनको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है कि ये हमारे लिए कारगर होगी कि नहीं। उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि हर जगह, हर 20-25 किलोमीटर में चार्जिंग पॉइंट दे देना। ठीक, अगर ये होने लगेगा तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया जाए जो गाड़ियों का चल रहा है, तो ज्यादातर लोग इसको यूज करने लगेंगे। और गवर्नमेंट को अलग से फंड अलॉट करना चाहिए कि हर साल इतने पौधे लगाए जाए। ठीक, और ये लगाए ही बस जाना उचित नहीं होगा, उनको बड़ा भी करना चाहिए। ठीक, अब आप लगा के छोड़ दिए, पता चला जंगल में लगाए हो, गाय खा ली, ठीक, या अन्य कोई जो चारा वगैरह खाने वाले जीव जंतु होते हैं वो खा लिए उसको, तो उसके लिए हमें प्रॉपर उनका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम चीज इंग्लिश में है। ये कुछ ग्लेशियर के एग्जांपल्स हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त, ये इंग्लिश में है तो ट्राई कीजिएगा आप लोग हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट मेंशन कर देंगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये शायद टीम बना नहीं पाई है। और ये मैप है। ठीक, तो आप मैप बना लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं उसको मेंशन कर लीजिएगा। तो दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी रिसर्च सीरीज के वीडियोस आने लगे हैं, तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।